वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्विज के क्वेश्चंस को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। जो क्विज के क्वेश्चंस हैं आज बेसिकली वो ऊष्मा और ताप से संबंधित हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें जो है यहां पर ऊष्मा और ताप में अंतर समझना पड़ेगा कि ऊष्मा क्या होता है और ताप क्या होता है। ठीक, एक बारी आप ऊष्मा ताप समझ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये जो एक कैलोरी ऊर्जा होती है वो क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं ऊष्मा क्या होती है और ताप क्या होता है। ध्यान देंगे, बोलता है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा का मापक जो होता है वो ताप होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इसमें जो भी ऊर्जा इसमें संचित होगी वह ऊर्जा ऊष्मा कहलाएगी। ऊर्जा की जितनी मात्रा संचित होगी वो ताप कहलाएगा। हो सकता है कि इस पदार्थ में ऊर्जा की कम मात्रा संचित हुई हो तो इसका तापमान कम होगा, और इसमें अगर ऊर्जा की ज्यादा मात्रा संचित हुई है ऊष्मीय ऊर्जा तो इसका तापमान ज्यादा होगा। यानी ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है जबकि ताप उसी ऊर्जा का मापक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए ऊष्मा को सामान्यतः जूल में और ताप को केल्विन में मापते हैं। ठीक, अब देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि बोला जाता है कि भाई 1 कैलोरी ऊर्जा, 2 कैलोरी ऊर्जा, है ना। ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में आपने देखा होगा, मापते होंगे। ठीक, तो ये 1 कैलोरी ऊर्जा होती क्या है, ध्यान देंगे। बोलता है कि 1 ग्राम पानी ले लो, है ना। सीजेएस प्रणाली में कई प्रणाली है, सबका अलग अलग है, तो यहां पर सीजेएस प्रणाली की बात कर रहे हैं। बोलता है 1 ग्राम पानी ले लो, इस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कहां से कहां तक, बोलता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी को इस तापमान से इस तापमान पर पहुंचाने में जो ऊर्जा, जो ऊष्मा लगती है उसी ऊष्मा को 1 कैलोरी कहा जाता है। और यह 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल के होता है, 4.186 जूल के होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, समझ में आया। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही एक आपका कैलोरी ऊर्जा कहलाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये ऊष्मा का मापन है कई फॉर्मेट में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करते हैं, और केल्विन भी होता है, तमाम तरीके के होते हैं। मुख्य रूप से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बोलता है कि जब देखिए सेल्सियस का जो सेल्सियस मापते हैं उसमें क्या है, बोलता है कि पानी जो है उस पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाएगा। मतलब पानी जिस पर जमेगा उसको 0 मान लेगा, और पानी जिस पर जो है भाप बनेगा, उबलना शुरू हो जाएगा, उसे
100 डिग्री मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और कुल मिलाकर के 100 खाने बना देंगे, 100 पार्ट बन जाएगा, यानी 1 डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री 1 बराबर 1 खाना बराबर 1 डिग्री के हो जाएगा। ठीक, यही जब आप फॉरेनहाइट में मापते हैं तो बोलता है कि पानी जहां पर जमता है उसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। ठीक, और जहां पानी उबलता है, भाप बनता है, उसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। टोटल अंतर 180 खाने का है, मतलब टोटल 180 का अंतर है। समझ पा रहे हैं? तो अब यहां से आप तुलना करके अगर कभी पूछता है बदलने का, फ़ारेनहाइट से मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलना या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना, तो आप बदल सकते हैं। क्लियर है? कैसे बदलेंगे वो आप देख रहे हैं कि ये इसका 0, इसका 32 बराबर है ना, इसका 1, इसका 100, तो इसका 180 खाना बराबर होता है। ठीक, उसी हिसाब से आप परिवर्तन करेंगे। यहां देखिए बोलता है कि एक टेम्परेचर होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की रीडिंग सेम आती है। याद कर लीजिए इसको। आगे ध्यान दीजिए, जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का ताप जो है 98.4 98.5 फ़ारेनहाइट में होता है। इसी को जब हम मापते हैं सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर मनुष्य का जो तापमान मापा जाता है उसे थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर में पारा भरा होता है। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो आपके मुख में डाला जाता है तो जो है वो पारा गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है, जैसे बाहर निकालते हैं तो तुरंत वो नीचे नहीं जाता है, वहीं पर अटका रहता है। जब उसको आप ऐसे हिलाएंगे तो फिर वो नीचे चला जाता है। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर सामान्य तौर पर जहां हम लोग निवास कर रहे हैं वहां पर पारे को मापन यंत्र में डाला जाता है, लेकिन वो स्थान जहां ठंडक ज्यादा है उसमें अगर वो मतलब जहां टेम्परेचर बहुत कम है, अगर वहां पर पारे को मापक यंत्र में डाला जाएगा तो पता चला पारा खुद जम गया तो प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उससे माप नहीं पाएंगे, है ना। तो ध्यान देंगे, जहां पर ठंडा प्रदेश होगा, ठंडा जगह होगा, वहां पर मापक यंत्र में पारा न डाल करके अल्कोहल डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि ये जो है जहां फ्रीज होता है वो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जब बात करेंगे हिमांक की तो काफी लो होता है, मतलब कि टेम्परेचर काफी नीचे चला जाएगा तब भी ये लिक्विड रूप में बना रहेगा, ऊपर नीचे होगा। क्लियर है? लेकिन पारा का जो हिमांक है वो उतना नहीं होता है, उतना कम नहीं होता है, इसलिए इसको ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ध्यान दें, यहां पर 2-3 चीजें और आपको समझ लेनी है। सुचालक, कुचालक और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, कंडक्टर ही कह सकते हैं आप, चालक, बैड कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर। देखिए, कोई भी माध्यम जिसमें ये ऊष्मा, यही ऊष्मी ऊर्जा जो है आसानी से जा सके उसे सुचालक कहेंगे। क्लियर? जिसमें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ना जा सके उसे कुचालक कहेंगे। क्लियर? और इंसुलेटर क्या होता है? जो ऊष्मा को परावर्तित कर दे, जाने ही ना दे, रोक दे, एकदम परावर्तित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा रोधी कहते हैं। समझ आ रही है बात? चले आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें और समझते हैं।
एक बोलता है संवहन, विकिरण और संचालन। 3 चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणें जब ये आती हैं कहीं पर, किसी सतह पर, तो ये जो आ रही है किरणें, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं, यानी विकिरण कहते हैं। यानी इसको यहां से यहां आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, जब ऊष्मा मतलब बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है तो उस स्थिति को विकिरण कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे जब संचालन की, तो बोलता है संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे पानी गर्म हो रहा है, ये बर्तन रख दिया, यहाँ पानी, यहाँ आग जला दिया, यहाँ पर ऊष्मा पहुंच रही है ना, डायरेक्ट। अब ये बगल वाले को, ये इसको ऐसे गर्म करती जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो एक दूसरे को गर्म करते जाएंगे, वह क्रिया जो है आपकी संचालन कहलाती है। यानी कि जब ऊष्मा को ट्रांसफर करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े तो उसे संचालन कहा जाएगा। आगे बात करेंगे विकिरण की। ध्यान देंगे मेरी बात, संवहन की। संवहन क्या है? कुछ ऐसा देखिए कि गर्म होने वाली ऊपर चली जाती है, ठंडी होने वाली नीचे आ जाती है, फिर वो ऊपर, फिर नीचे। देखिए, ये एक बर्तन है, मान लो कुकर है, कुछ भी मान लो, ठीक। यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक। अब देखिए, जब यहां का ताप बढ़ेगा, यानी कि यहां नीचे से आपने क्या देना शुरू कर दिया, फ्लेम देना शुरू कर दिया, आग देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ये गर्म होगा, ठीक है। ध्यान देंगे मेरी बात, कोई भी चीज जब गर्म की जाती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, गर्म करने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। कैसे कम होता है, क्या होता है? देखिए, ये कोई चीज है, मान लीजिए ये है, अगर इसको गर्म किया जाएगा तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका घनत्व कम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, कोई भी चीज जब गर्म की जा रही है तो घनत्व उसका कम हो रहा है, और ध्यान दीजिए, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की ओर जाने शुरू कर देगा, ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक, ऊपर जाएगा, है ना। अब ध्यान देंगे, ये जब ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा? ये अपने बगल वाले को गर्म करेगा, प्रयास करेगा, है ना। ये ऊपर जाएगा, लेकिन जो ये ठंडी हवा, ये जो ठंडा है, ये नीचे की ओर बैठने लगेगा, ठीक है। ये ठंडी वाले नीचे की ओर बैठने लगेंगे, और यहाँ जो खाली हो रहा है जगह, यहाँ फिर से ये आ जाएंगे, और यहाँ फिर से गर्म हो रहा है, फिर गर्म होकर फिर ये ऊपर जाएगा, फिर जो बाकी ठंडी है, जो बाकी तुलनात्मक रूप से ठंडा पानी है, वो नीचे आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये जो क्रिया कहलाती है, ये संवहन कहलाती है, ठीक है। तो जो जल गर्म करते हैं, आप पानी उबालते हैं, वो संवहनी क्रिया है, ठीक है। समझ पाए बात आप? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम इम्तहान के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। साइंस में आप लोग, जो लोग NTPC या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे जिसमें साइंस पूछता है, बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। और एक बात मैं बताऊं कि ये जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, इसके लिए हम आपको अलग से क्लास नहीं ले सकते। ये ऐसे चैप्टर हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, इस पर ऐसे ही ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा फिजिक्स के टॉपिक को ख़त्म करने का, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपने देख लिया कि
1 कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, मतलब 1 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है। फिर उसके बाद आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस है उसको देख लिया, ठीक है। सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी देख लिया, संवहन, विकिरण और संचालन देख लिया। एक और चीज समझिए कि किसी सतह पर, कोई भी सतह हो, अगर वहां वाष्पीकरण हो तो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लो तब ज्यादा क्लियर होगा आपको। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक। एक होता है ऊष्मा, आप समझ रहे हैं, ऊष्मा मतलब ऊर्जा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, अंग्रेजी में इसे लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट कहते हैं। देखिए, जल जो होता है, पानी यानी जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तीनों ही रूपों में ये पाया जाता है, ठीक। ध्यान देंगे मेरी बात। ये तीनों रूपों में पाया जाता है, तो एक रूप से दूसरे रूप में जब ये परिवर्तित होता है, यानी जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा या द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, तो इसे उस समय, परिवर्तन के समय, या तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा या ऊष्मा को रिलीज करेगा, या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो जब एक रूप से दूसरे रूप में जल का परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होती है, जल परिवर्तित होता है, तो जो ऊष्मा चाहे उत्सर्जित हो रही हो चाहे अवशोषित हो रही हो, उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ध्यान देंगे मेरी बात कि कहीं पर अगर वाष्पीकरण हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण के लिए जल को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वह ऊष्मा अवशोषित होकर के वाष्पीकृत हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे में जो वाष्पीकरण का सतह होता है, वो सतह ठंडा हो जाता है। जब आपको पसीना होता है, पसीना होने के कारण आपके मतलब पसीना जहां हो रहा होता है, वहां से वाष्पीकरण की क्रिया चालू रहती है, ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया चालू रहने के कारण शरीर आपका ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण जहां कहीं भी होगा, उसका सतह स्वतः ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर उड़ जाता है। समझ पा रहे हैं बात? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए ध्यान देंगे, यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछता है बार बार कि 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, मतलब अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाए और उसे बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाया जाए, वाष्पीकृत किया जाए, तो कितना ऊर्जा लगता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा मैंने बताया आपको, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक। ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर कि जब बर्फ होता है, बर्फ से जब वो पानी बनता है, तो बर्फ से पानी बनने के लिए बनते समय 80 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। 80 कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। तो 0 डिग्री पर बर्फ से जल जब बनेगा तो 80 कैलोरी ऊर्जा लगेगी। फिर उसके बाद 0 से 100 तक जाएगा जब, तो 100 कैलोरी ऊर्जा लग जाएगी। अब जब टेम्परेचर 100 पहुंच गया, अब अपना स्टेट चेंज करेगा, यानी अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। जल से वाष्प जब बनेगा तो
540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि बर्फ से वाष्प बनने तक, यानी कि 0 डिग्री से 100 डिग्री तक में टोटल 80, 100 और 540 इज इक्वल टू 720 कैलोरी ऊर्जा वाष्पीकृत, मतलब 720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? चले आगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इतनी बात समझ पाए हैं अगर आप, तो एक और चीज समझ लीजिए। किरचॉफ का नियम जो कहता है, बोलता है कि किसी निश्चित ताप पर, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित ताप पर निश्चित तरंग दैर्घ्य समझते हैं, ये अलग तरंग दैर्घ्य है, ये अलग तरंग दैर्घ्य है, ये अलग तरंग दैर्घ्य है। समझ गए? इतना ही काफी है। कोई किरण आ रही है, वो ऐसे ऐसे आ रही है, इसका अलग तरंग दैर्घ्य माना जाएगा। ये इतने पे आ रही है, इसका अलग तरंग दैर्घ्य है। ये ऐसे ऐसे आ रही है तो अलग तरंग दैर्घ्य है। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर बोलता है कि किसी निश्चित ताप पर निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए प्रत्येक वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है। समझ पा रहे हैं बात आप? मतलब अगर तापमान निश्चित है, वो तापमान निश्चित अगर है, तो जिस तरंग दैर्घ्य पर ये आ रहा है और जिस तरंग दैर्घ्य की जाने की बात हो रही है, बोलता है कि ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात आने और जाने का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, नियत होता है। और किसके बराबर होता है? बोलता है कि आदर्श कृष्णिका के बराबर होता है, यानी उसके बराबर होता है जो कि सारा का सारा अवशोषित कर लेती है। हालांकि कोई ऐसा वस्तु अभी तक है नहीं जो सारा का सारा उस पर जो भी किरण पड़े उसको अवशोषित कर ले, ऐसी कोई वस्तु अभी तक नहीं है। बस यहाँ ये समझिए कि किसी परिस्थिति में भी अगर तापमान सेम है तो जो अवशोषण और उत्सर्जन की बात है, उसका जो आज है वो कल भी रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा। उसका जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पर जो है, जितना मैंने आपको बताया, इन्हीं चीज़ों पर आपका जो क्विज हुआ है, क्विज के क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पर आधारित हैं। ठीक है, तो आइए क्विज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्विज के क्वेश्चंस जो हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, कुल 20 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। हाथ से मतलब भाप से हाथ अधिक जलता है। आप अगर कभी रोटी बना रहे हो और रोटी का जो भाप होता है, अगर वह भाप आपके हाथ में लग जाए तो वो ज़्यादा आपको जो है मतलब जलन देगा, अपेक्षाकृत की कोई मतलब जलता हुआ उबलता हुआ पानी है, उसमें आपका अंगुली चला जाए तो, है ना। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए अगर उबल रहा है तो देखिए 0 डिग्री पर उसे 80 कैलोरी ऊर्जा मिली हुई थी। 0 से 100 तक आने में उसे 100 कैलोरी और लगा, यानी कि पानी उबल रहा है, 180 कैलोरी ऊर्जा वहां पर है, पानी उबल रहा है। लेकिन जो भाप है, उस भाप में 180 के साथ साथ 540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा समा गई है। ये यानी ये ऊष्मा इसके अंदर जो भाप है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तुलना में इसके कई गुना ज़्यादा है। लगभग आप देखेंगे तो मतलब 4 गुना, लगभग मतलब 3 गुना ज़्यादा है। तब आप समझिए कि उससे 3 गुना ज़्यादा आपको जलन भी होगी। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर होगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जाने में यही देखिए लगा हुआ है, 0 पर 80, फिर 1 से 100 100, फिर उसके बाद 100 से जब वाष्पीकरण होगा तो 540, तो टोटल 720 हो गया। तो यहाँ पर आंसर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, 720। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। मैंने बताया था अभी आपको कि जो पारा है, और बात करेंगे जब अल्कोहल की, तो यहां पर बोलता है कि जो अल्कोहल का द्रवांक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा है। बोलता है अल्कोहल का द्रवांक निम्नतम स्तर पर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। ध्यान देंगे जो द्रवांक है अल्कोहल का वो नीचे होता है, ठीक है, यानी कि ये जो पारा है जैसे ही ठंडा जो मतलब ठंडी पाएगा तो ये जम जाएगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा ठंडी में भी जो है सरवाइव कर सकता है और ये जमेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। क्लियर? तो इसमें ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, अब नंबरिंग मतलब 1 2 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 नंबरिंग आप खुद करते रहो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गर्म करने से विस्तारण, मतलब कोई भी चीज जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि कोई भी चीज जब गर्म कर जाती है तो गर्म करने पर वो चीज फैल जाती है, और जब कोई चीज फैल जाती है तो उसका जो डेंसिटी है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो यहां पर बोलता है गर्म करने से जो फैलाव है बोलता है वो केवल ठोस में होता है, ऐसा नहीं है हर चीज में हो सकता है। तो पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा बोलता है गर्म करने पर पदार्थ का भार बढ़ा देता है, भार नहीं बढ़ता है। आगे बोलता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सही लाइन है, कोई भी चीज गर्म करोगे तो उसका घनत्व गिर जाएगा। और अगला बोलता है सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है, नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट, ध्यान दीजिए थर्मोस्टेट क्या है। फ्रिज, फ्रिज आप जान रहे हैं, देख ही रहे हैं फ्रिज आप, है ना। फ्रिज जो होता है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को स्वनियंत्रित करने के लिए इसमें एक मशीन लगाई जाती है, उसी को थर्मोस्टेट कहा जाता है। मतलब एक यंत्र जो किसी मतलब कि तापमान को नियंत्रित करे, उसे ही थर्मोस्टेट कहते हैं। क्लियर? चले आगे। एक बात यहां पर और एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रिज में हमेशा फ्रीजर ऊपर ही क्यों लगता है। फ्रिज में फ्रीजर हमेशा ऊपर क्यों लगता है, नीचे क्यों नहीं लगता है। कभी देखा आपने फ्रीजर नीचे लगा हो किसी भी फ्रिज में? हमेशा फ्रिज में फ्रीजर जो होता है वो ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं हल्की होकर के और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। ध्यान देंगे अगर फ्रीजर नीचे लग जाता तो ठंडा नीचे बैठा रहता यहीं पर, और जो ऊपर है वो गर्म का गर्म बना रहता। ठीक, लेकिन अगर फ्रीजर ऊपर लग गया, ठंडा ऊपर वाला हो रहा है, नीचे वाला गर्म है अगर, तो गर्म वाला ऊपर जाएगा और ठंडा वाला नीचे आएगा। ठंडा जो चीज होता है वो सिकुड़ जाता है, भारी होकर के नीचे बैठता है, और गर्म चीज फैलती है, फैल करके घनत्व तो कम होता है तो ऊपर जाती है। तो अगर फ्रीजर ऊपर लगा हुआ है
तो यहां का जो वायु होगा वो ठंडा होकर के नीचे की ओर जाएगा, और जो नीचे गर्म है ये गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह जो ऊपर जाएगा वो ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ये ठंडा गर्म का पूरा माहौल बना रहेगा। लेकिन अगर नीचे लग गया होता ठंडा करने वाला, तो ये ठंडा करके नीचे यहीं पड़ा रहता, ऊपर का पूरा गर्म रहता, कभी भी ये वाला ठंडा नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा फ्रीजर जो है फ्रिज में ऊपर की ओर लगता है। अगला सवाल है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? है ना, पहले के फ्रिजों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें ऐसा होता है। मतलब कि अगर आपका कोई बिस्किट है और वो उसको बोलते हैं ना, मतलब कि सीलन हो गया है, मतलब उसको काटते हैं तो वो खुस करता है, मतलब उसको उसमें कुरकुरापन नहीं होता है। उसको जब फ्रिज में रख देते हैं तो फिर वो नॉर्मली क्या होता है कि फिर से कुरकुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? ध्यान दीजिएगा कि वो खुश क्यों हुआ था, बिस्किट खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसने ह्यूमिडिटी अब्जॉर्व कर ली थी, यानी कि मतलब उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता अपने अंदर जो है अब्जॉर्व कर लिया, इसलिए वो बिस्किट जो है मतलब कि खुश्क हो गया। ठीक, लेकिन जैसे ही आप फ्रिज में रखते हो, आजकल जो फ्रिज है वो मतलब कि उसमें ऐसे मतलब इस तरीके की टेक्निक डेवलप की गई है कि वहां पर ह्यूमिडिफाई किया जाता है। उसमें जो भी ह्यूमिडिटी होती है उसको जो है निकाल देता है बिस्किट से जो भी ह्यूमिडिटी होती है उसको सोख लेता है वो। तो जैसे उसको सोख लेगा तुरंत फिर बिस्किट क्या होगा, कुरकुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बोलता है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो धातु दी हुई है। ठीक है, ये ऐसे बनाया गया है ना, ऐसे बनाया गया है। बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के उसमें टाइटली बंधे हुए हैं। ये ए है, ये बी है ना। बोलता है अगर कोई चीज है और इसको गर्म किया जाएगा तो ये मुड़ेगी कैसे? ठीक है, गर्म किया जाएगा तो बोलता है कि यह किस तरह का रूप लेगी, है ना। तो बोलता है दो धातु ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। ये बोला गया कि ए अधिक फैलती है। तो देखिए, जो अधिक फैलेगा उसका बाहर की ओर होगा, ये अंदर की ओर होगा। तो इसका कर्वेचर ये बी हो जाएगा और ये जो बाहर की ओर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? बोलता है ठंडक के दिनों में अगर छूते हैं किसको ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को छुएं तो बोलता है कि लोहे का गुटका ठंडा लगेगा, लकड़ी का गुटका ठंडा नहीं लगेगा। देखिए, सारा खेल किसका है? ये मतलब सुचालक कुचालक का है। लोहा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा अच्छे से पेनिट्रेट करके जा सकती है, आ सकती है। जबकि लकड़ी जो है वो कुचालक होता है। मतलब कुचालक का मतलब अच्छे तरीके से अच्छा सुचालक नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक, तो ये ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ठंडा है जो भी जितना उसको मतलब ठंडा है, जो भी ऊष्मा वायुमंडल में है उस उतने के बराबर ये अपने आप को फटाफट कर लेगा। ठीक, तो ये आपको ठंडा महसूस होगा। और ये वाला जो है कुचालक है, तो ये ऊष्मा को जो भी है उसको अवशोषित नहीं किए रहता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है गर्म महसूस होता है और ये ठंडा महसूस होता है। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन जो सही होगा वो ये कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बी फॉर बॉल करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान देंगे यहां पर तुलना किया हुआ है
एयर कंडीशन का और एसी और कूलर का। ठीक है, देखिए एसी और कूलर में अंतर जो बेसिकली है वो यही कि एसी ह्यूमिडिटी को भी, यानी कि रूम के ह्यूमिडिटी को भी जो है कंट्रोल करता है, जबकि जो कूलर होता है उसका ह्यूमिडिटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला बोलता है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही, दोनों तापक्रम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताप टेम्परेचर को कंट्रोल ही करते हैं दोनों। आगे बोलता है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एसी आर्द्रता कंट्रोल करता है लेकिन कूलर आर्द्रता कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो दूसरा लाइन अभी लेके रखते हैं, तीसरा देखते हैं। सी बोल रहा है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। सही बोल रहा है ये तीसरा वाला। चौथा बोलता है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही, कमरे में वायु की गति को भी दोनों कंट्रोल करते हैं। तो इसमें बोलता है गलत कौन सा है, तो वही बी फॉर बॉल इज द रॉन्ग आंसर, है ना। मतलब बी जो है वो रॉन्ग है, इसलिए वही जो है आपका आंसर होगा। आगे सवाल बोलता है थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत? देखिए जो थर्मस होता है उस पर कोटिंग होती है। किसकी परत? सिल्वर कोटिंग होती है। ठीक है, क्यों होती है? कि वो जो है जो भी उसके अंदर होगा उसको बाहर नहीं आने देगा और जो बाहर होगा उसको बाहरी वाले को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, अगला सवाल बोलता है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, क्यों? सारा खेल इसी का है। देखिए सफेद कपड़ा जो है वो कम अवशोषित करता है, जो ऊष्मा होगा उसको कम अवशोषित करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक, इसलिए शरीर को रिलैक्सेशन महसूस होता है। ठीक, यही इसका सबसे सटीक उत्तर है कि जो आने वाली अगर यही ब्लैक होता तो ब्लैक क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जो भी आ रहा है उसको अवशोषित कर लेगा तो गर्म हो जाएगा। इसलिए ठंडी में मतलब ऐसा पहनेंगे जो रंगीन हो और गर्मी में जो पहनेंगे वो सफ़ेद हो कि रिफ्लेक्ट कर दे। समझ पा रहे हैं बात? तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि पहला बोलता है वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। दूसरा बोलता है वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। नहीं, तीसरा वो पसीना सोख लेते हैं। चौथा वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। नहीं, पहला ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट, कि जो भी आता है उसको परावर्तित कर देते हैं। आगे बोलता है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? बोलता है शरीर का ताप नियंत्रित करने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित करने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। अगर आपको लगता है कि शरीर में जल की मात्रा संतुलित होती है पसीने से, तो ठंडी में क्यों नहीं निकलता है? अगर लगता है कि विष पदार्थ निकलता है तो हमेशा निकलना चाहिए, ठंडी में भी निकलना चाहिए। आपको पसीना कब होता है? गर्मी में होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर, हम लोग नियत तापी है ना, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए पसीना निकलता है। अब जो पसीना निकलेगा, ध्यान दीजिए, आपके शरीर पर जो है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, मान लो है, यहाँ पसीना हो रहा है, तो ये जो पसीना होगा यहाँ पर ये वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है, ध्यान देंगे, वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है। तो जो भी टेम्परेचर वायुमंडल का रहेगा वाष्पीकरण होता रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब ये जो वाष्पीकरण हो रहा है तो ये ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि इसका जो सतह है वो ठंडा हो जाता है, तो शरीर का टेम्परेचर बरकरार रह जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलें जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम नहीं है। अगला सवाल, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? सेम कारण है कि मिट्टी का घड़ा है, छिद्र से यहाँ पर बाहर पानी आ जाता है। छिद्र से जब पानी बाहर आ जाएगा तो इस सतह पर वाष्पीकरण होने लगेगा,
और जिस सतह पर वाष्पीकरण होगा उस सतह का तापमान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जब यहाँ का तापमान कम हो जाएगा इस सतह का, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बस बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि आपके वायुमंडल का, वायु का इतना दबाव आपके ऊपर होता है फिर भी आपको प्रेशर महसूस ही नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर जो है वायुमंडल से 120 और 80 mmHg हमेशा ज़्यादा रहता है। समझ रहे हैं? जब आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो देखिए आपका शरीर भारी भारी लगने लगता है। समझ पा रहे हैं बात अब? तो आपको दबाव तब महसूस होगा जब आपका ब्लड प्रेशर अंदर का कम होगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका सही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको कभी दबाव महसूस वायुमंडल का नहीं होता है। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन दिया है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर, हाँ ध्यान दीजिए, कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ध्यान दीजिएगा, खुले वातावरण में आप देखिए, अगर ये मान लो कुकर ना होकर के पतीला है कोई और इसमें जो है आप खाना बना रहे हो, है ना, तो क्या होगा कि ये 100 डिग्री पर बॉइलिंग करने लगेगा, 100 डिग्री पर बॉयल होने लगेगा पानी। ठीक, यानी कि इसमें जो ऊष्मा है, ये जो यहाँ पर पानी है, इसके अंदर जो ऊष्मा है वह ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना होनी चाहिए उतना रहेगी। ठीक, लेकिन बोलता है कि जब कोई चीज ऐसी हो जिस पर दबाव ज्यादा पड़ता हो, ठीक है, दबाव जब ज्यादा पड़ता है तो बोलता है वहां पर उबलने का जो पॉइंट है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कुकर में लगभग 120 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है तब पानी उबलना शुरू करता है। यानी कि पानी जब उबलता है तो उसके अंदर जो ऊष्मा है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। समझ पाए बात? आप नहीं समझ पाए, फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। टाइम नहीं है ना, इसलिए जो है जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। बोलता है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? देखिए, बोतल कोई है, अगर पानी उसमें डाला तो ठीक है, जब पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर पानी का आयतन बड़ा होता है। ठीक, ऐसे में जब वो आयतन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसको फोड़ देगा। तो यहाँ पर आप जो है पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला बोलता है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्यों? बोलता है जो साफ बादल होते हैं जब, उसकी तुलना में जब मेघ होता है तो गर्मी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है? तो देखिए ये यही लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, तापमान सेम हो तो ये जो उत्सर्जन और अवशोषण है वो बराबर ही होगा। ठीक, देखिए तापमान सेम है ना, यहां से आ रहा है और यहां से परावर्तित हो रहा है, चला जा रहा है, तो यहां का एक तापमान है, तापमान सेम है लेकिन आ रहा है और जाने के लिए यहां पर बादल आ गया। पहले यहां बादल आ गया, अब बादल आ गया तो जो आया वो तो आ गया और परावर्तित जो हुआ वो बाहर नहीं जा पाया। ठीक है, अब जब ये बाहर नहीं जा पाएगा तो यहां पर ऊष्मा की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इसलिए यहां पर जो आदमी होगा उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी तब जब बादल होंगे। क्लियर है? और जब बादल नहीं होंगे तो ये खुला आसमान रहेगा तो क्या होगा, ये आएगा और ये परावर्तित होकर के चला जाएगा, तो यहाँ पर कोई मतलब रुकने जैसा बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? चलें आगे बोलता है अगला क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं। लाइन दिया हुआ है ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं, ये लाइन सही है।
आगे बोलता है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए पहला लाइन एकदम सही है। दूसरा लाइन बोलता है ऊनी रेशे जो वूलन फाइबर होता है, वूलन फाइबर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी लाइन सही है। ठीक, आगे बोलता है जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ध्यान देंगे, ऊष्मा जब आप ऊनी रेशे का कपड़ा पहनते हो तो वो रेशा कुचालक नहीं होता है, उसमें जो वायु जो है रह जाती है, उस रेशे में जो वायु होती है वो वायु ऊष्मा को कुचालक बना देती है, ऊष्मा का कुचालक बना देती है उसको। तो बेसिकली वो जो फाइबर होता है वो कुचालक नहीं होता है, बल्कि जब उसमें वायु आ जाती है तो वो वायु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है और न बाहर से अंदर आने देती है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे में आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक, तो दूसरा लाइन में जो अंत में लिख दिया जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यही गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा सी करेक्ट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा? क्या ठंडा हो जाएगा? कमरा है, उसका जो रेफ्रिजरेटर है उसे आप खोलोगे तो क्या ठंडा हो जाएगा कमरा? नहीं, उस रेफ्रिजरेटर से तरह तरह की गैसें निकलेंगी, बल्कि और गर्म ही हो जाता है, ठंडा नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक ठंडा नहीं होगा, ये संवहन का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बोलता है जब मौसम में गर्म मौसम में पंखा चलने से हमें आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि जितना जल्दी पंखा चलेगा हमारा वाष्पीकरण, हमारे शरीर के जो वो होंगे, क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर पर जो पसीना होगा वो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, जितना जल्दी वाष्पीकृत होगा उतना हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो मौसम में, गर्म मौसम में पंखा चलाने पर हमें ठंडा इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्लियर है? तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है चीज़ों को समझ पाए हैं। और अभी चूँकि टाइम जो है ज़्यादा हो गया है, तो देखिए आपका 7 बजे से ये शुरू हुआ है, तो लगभग 7:50 हो रहे हैं, है ना, 7:50 हो रहा है। ये आपका क्विज वाला सेक्शन हो गया। और अब 8 बजे से आपका जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास चलेगी, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 8 बजे दिए हुए लिंक पर पुनः उपस्थित होकर के पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। देखिए करंट अफेयर्स बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ते हो तो स्थिति ऐसी आएगी कि आप सारा नॉलेज आपके पास होने के बाद भी आप इम्तहान क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बेहद आवश्यक है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास कतई कभी भी मिस मत करिएगा। और मैं भी प्रयास पूरा मेरा रहेगा 100% कि कभी करंट अफेयर्स की क्लास मिस ना हो, मैं रोज़ डालूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आप बने रहेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति आप जागरूक हैं, मेहनत करेंगे और इस तरह का मेहनत करेंगे कि आप रिजल्ट दे सकें। देखिए मेरे मेहनत करने से केवल नहीं होने वाला है, 4-4 वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं मतलब बता रहा हूँ आपको कि जब करंट अफेयर्स का मैं वीडियो बनाता हूँ तो करंट अफेयर्स के वीडियो को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटा मेहनत करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि आपको इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई वीडियो दिया जा रहा है तो उसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आप जो है उसको पढ़ करके रिजल्ट जल्दी दीजिए, मेहनत करिए, एकदम टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और हर टॉपिक का बेहतर एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर। धन्यवाद।